दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आपका एग्जाम बस कुछ ही दिन बचे हैं। 14 फरवरी से आपका मैट्रिक एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। दोस्तों, आपके एग्जाम से पहले पहले एक शुभ दिन भी आने वाला है, जिसका नाम है 26 जनवरी, जिसे गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपका एग्जाम जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही हम लोगों के लिए 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत का राष्ट्रीय पर्व है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे ये आपको बता देते हैं। उसके बाद देश के नाम एक शायरी, फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे आपके जो मैट्रिक एग्जाम में मुस्लिम कैंडिडेट यानी एमडी वाले का जो हिंदी होता है, नन हिंदी। दोस्तों, नन हिंदी से जुड़ा पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज देखेंगे। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम उस प्रकार के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जिस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पहली बार देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 23 आपके जो एनसीईआरटी बुक है हिंदी का 8 क्लास का, उसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 23 तक और चैप्टर है आपके उस बुक में, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम चैप्टर वाइज किस चैप्टर से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। दोस्तों, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा आपको, वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिएगा लास्ट तक। शुरुआत करने से पहले एक शायरी देश के लिए। तो दोस्तों, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मर जाएंगे इस वतन के लिए, मर जाएंगे इस वतन के लिए, ना कभी गद्दारी करेंगे इनके साथ, क्योंकि ये हमें ऐसे नहीं मिले दोस्त, इन्हें पाने के लिए हमारे कई वीर जवान शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला चैप्टर से क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा यार, बहुत मेहनत लगा है इन सारे ऑब्जेक्टिव को इकट्ठा करने में। यदि आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आप जरूर पछताने वाले हैं। तो दोस्तों, जाना कहीं नहीं है, इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है तू जिंदा है तो। दोस्तों, आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है तू जिंदा है तो। दोस्तों, इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हें हम धराधर 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 देखेंगे, और आने वाले जो अगला चैप्टर है उसका भी ऑब्जेक्टिव धराधर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है और हमें कम समय में आपके पास इन सारे ऑब्जेक्टिव को पहुंचाना है। तो दोस्तों, देखते हैं इससे पहला पॉइंट क्या पूछ सकता है। तो दोस्तों, तू जिंदा है तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि ये इसके लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इसके लेखक हैं शंकर शैलेंद्र। तू जिंदा है तो शक्कर खा, ऐसा ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, तू जिंदा है तो शक्कर खा। तो दोस्तों, तू जिंदा है तो इसके लेखक हो गए शंकर शैलेंद्र। आगे इससे आपको पूछ सकता है कि विद्या का नाम, यानी तू जिंदा है तो ये क्या है, कविता है, कहानी है, निबंध है, क्या है। तो दोस्तों, इसकी जो विद्या है वो है आपका कविता। तू जिंदा है तो ये क्या है, कविता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट आपको यहां से पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये कविता है। तो दोस्तों, कविता से सब्जेक्टिव क्वेश्चन
आपके कैसे पूछेंगे, कविता का 2 लाइन उठा के रख दिया जाएगा और आपको पूछेगा इसका अर्थ लिखे। तो दोस्तों इसके लिए आपको कविता को याद करना पड़ेगा, उसके अर्थ को भी याद करना पड़ेगा। तो लेकिन हम तो यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जहां से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, स्वराज। स्वराज का अर्थ क्या हो सकता है? तो दोस्तों स्वराज का अर्थ होता है अपना राज। दोस्तों हम उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ये दोस्तों शब्दार्थ से लिया गया है, आपके बुक के पीछे में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। दोस्तों यहां देख सकते हैं आप, अगला क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है कि दोस्तों जमी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जमी का अर्थ होता है जमीन। दोस्तों जमी का अर्थ होता है जमीन। और अगला देख सकते हैं आप, चमन। चमन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों चमन को बाग या फुलवाड़ी भी कहा जाता है। तो दोस्तों और एक पॉइंट आप यहां से देख सकते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप यहां से पॉइंट देख सकते हैं कि आपको पूछ सकता है कि जलजले का अर्थ क्या होता है या जलजले का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जलजले का मतलब होता है भूकंप। दोस्तों ये आपके पहला चैप्टर से इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला चैप्टर हुआ खत्म। अब देखते हैं दूसरा चैप्टर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त। यहां से ऑब्जेक्टिव बार बार भरमार पूछे जाते हैं, जिसका नाम है ईदगाह। बच्चे कुछ पढ़े या ना पढ़े, ईदगाह वाले चैप्टर जरूर पढ़ के जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव तो अभी हम बताएंगे नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो जरूर बताएंगे। और ये वो ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो आपका ईदगाह है, ये इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ईदगाह का लेखक है मुंशी प्रेमचंद, जिसे प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट यहां से बन सकता है, विद्या क्या है? दोस्तों ईदगाह जो क्या है, तो दोस्तों ये कहानी है। और ये कैसी कहानी है? तो दोस्तों ये कहानी है बाल मनोविज्ञान पर आधारित। दोस्तों तीसरा पॉइंट यहाँ पे बन सकता है मुख्य पात्र, यानी ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो दोस्तों इसका मुख्य पात्र है हामिद। दोस्तों हामिद एक लड़का होता है जो कि 4-5 साल का दुबला पतला लड़का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी पॉइंट हम बेसिक ब्रैकेट में डाले हैं वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हामिद कैसा लड़का था? तो दोस्तों दुबला पतला था। दोस्तों यहाँ से तीसरा पॉइंट आपको पूछ सकता है कि हामिद की दादी का नाम क्या था? तो दोस्तों हामिद की जो दादी थी उसका नाम था अमीना। दोस्तों अमीना जो है वो ईद के दिन उदास थी। दोस्तों हामिद की दादी अमीना, और अमीना ईद के दिन उदास थी और वो अभागिन थी। दोस्तों आगे की पॉइंट को हम देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आगे का पॉइंट आपको दिख रहा है कि हामिद की माँ। दोस्तों हामिद की माँ कौन, मतलब हामिद की माँ को क्या हुआ था? तो दोस्तों हामिद की जो माँ है वो पीली होती होती मर गई थी। हामिद की माँ पीली होती होती मर गई थी। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि हामिद का जो पिता है, हामिद का जो पिता है उसको क्या हुआ था? तो दोस्तों हामिद का पिता हैजे के कारण मर गए थे। दोस्तों हैजे के कारण हामिद के पिता मरे थे और माँ जो है पीली होती होती मर गई थी। ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैसे मरे थे। दोस्तों उसके मम्मी पापा तो खत्म हो गए, बेचारा बेसहारा अपने दादी के साथ रहा करते थे। दोस्तों तीसरा पॉइंट है आपके पास यहाँ पे कि हामिद का मित्र। दोस्तों हामिद का मित्र कौन कौन होता है? दोस्तों आप हामिद का मित्र को एक बार देख लीजिए। हामिद का मित्र में मोहसिन, महमूद, नूर, सम्मी, ये सभी हामिद के मित्र हैं। तो दोस्तों और भी इसका पॉइंट है, हम देखते हैं हामिद के बारे में और क्या क्या है। दोस्तों जितने भी पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं हम, इन्हें आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ से अगला पॉइंट आपके सामने आ चुका है, ईद आई है। दोस्तों ईद आई है 30 रोजों के बाद, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है ईद के दिन कौन ज्यादा खुश थे? तो दोस्तों ईद के दिन लड़के ज्यादा प्रसन्न हैं, यानी खुश हैं। तो दोस्तों लड़के तो खुश हैं, लेकिन लड़के में कौन? तो हामिद, सबसे ज्यादा हामिद खुश थे। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, ईदगाह में छाया है। दोस्तों ईदगाह में छाया है मतलब किस वृक्ष का? तो दोस्तों इमली के पेड़ का। इमली के पेड़ का
इमली का पेड़ जो है ना वो ईदगाह में होता है और उन्हीं का छाया ईदगाह में होता है। आगे बोलता है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो दोस्तों महमूद के पास 12 पैसे हैं। और दोस्तों पूछा जाता है कि महमूद ने क्या खरीदा था? तो दोस्तों महमूद ने सिपाही खरीदा था। आगे की पॉइंट देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हामिद का दोस्त है मोहसिन, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो दोस्तों मोहसिन के पास 15 पैसे हैं और ये भिश्ती खरीदा। महमूद के पास 15 पैसे थे, सॉरी मोहसिन के पास 15 पैसे थे और इन्होंने भिश्ती खरीदा था। आगे है कि हामिद के पास कितने पैसे थे, जो कि इस कहानी का मेन हीरो है हामिद। हामिद के पास कितने पैसे थे? तो दोस्तों हामिद के पास 3 पैसे थे और इन्होंने 3 पैसे में चिमटा खरीदा था, ये भी पूछा जाता है। आगे है कि नूरे ने क्या खरीदा? नूरे जो कि हामिद का मित्र है, नूरे ने वकील खरीदा था। तो दोस्तों इन्हें याद कीजिएगा आप। आगे बोल रहा है सब खिलौने क्या चीज के बने थे? दोस्तों सब खिलौने 2 पैसे के थे और सब खिलौने मिट्टी के बने थे, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बोला सम्मी ने क्या खरीदा था? दोस्तों सम्मी ने जो है आपका खंजरी खरीदा था, सम्मी ने खंजरी लिया था। आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आगे का पॉइंट है हामिद दादी से कहा। दोस्तों ईदगाह जाने से पहले हामिद दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अगला पॉइंट है ईदगाह कहानी है। तो दोस्तों ईदगाह कहानी बाल मनोवैज्ञानिक विज्ञान पर आधारित है, आपको पहले भी बताए थे। अगला है रेबरिया मिठाई ली। रेबरिया मिठाई किसने लिया था? तो मोहसिन ने लिया था और यही मिठाई हामिद को देकर ललचा लिया था दोस्त। आगे है गदगद का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों गदगद का अर्थ होता है खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। आगे बोल रहा है हामिद चिमटा लिया। दोस्तों हामिद जो चिमटा लिया था वो कितने पैसे में लिया था? तो दोस्तों टोटल उनके पास 3 पैसे थे और 3 पैसे में चिमटा ले लिया था। एग्जाम में पूछता है कि हामिद खिलौने मिठाई के बदले चिमटा क्यों खरीदा? तो दोस्तों इसका आपको कहानी पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा। और हम ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो इन सभी चैप्टर का कहानी सुना चुके हैं, अभी हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। यदि आप कहेंगे तो आपके लिए भी मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि वीडियो भी तो काम का है दोस्त। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 3 के पास। दोस्तों ये रहा आपका चैप्टर 3 जिसका नाम है कर्मवीर। दोस्तों इस कर्मवीर में जो कर्मवीर चैप्टर है ये एक तरह का कविता है और इसमें जो भी लाइन बोला गया है वो मोटिवेशनल लाइन बोला गया है। इस लाइन को पढ़ने के बाद पढ़ने की जो गति होती है ना, पढ़ने की जो गति होती है वो 2 गुनी हो जाती है स्टूडेंट का। तो दोस्तों इस कविता को आप एक बार जरूर पढ़िएगा। फिलहाल तो हम इसका ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं दोस्तों, फटाफट हम करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। दोस्तों पहला यहाँ से पॉइंट है आपका कि इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों कर्मवीर के लेखक हैं हरिओद। अगला पॉइंट है कैसी विद्या है? तो दोस्तों ये कविता है, विद्या का नाम कविता हो जाएगा। कर्मवीर धूप को क्या करते हैं? तो दोस्तों चांदनी बना देते हैं। असंभव को संभव कौन बनाते हैं? तो दोस्तों कर्मवीर बना देते हैं। कार्बन को हीरा बनाते हैं। तो दोस्तों कार्बन को हीरा कौन बनाते हैं? तो दोस्तों कार्बन को जो हीरा है वो कर्मवीर बना देते हैं। आगे बोल रहे हैं आपको कि मतलब जंगल में महामंगल रचा देते हैं कौन? तो कर्मवीर। कर्मवीर कांच को रतन बना देते हैं। दोस्तों कांच को रतन बना देते हैं। आगे बोल रहे हैं मरुभूमि में नदी बहा देते हैं। मरुभूमि मतलब जो भूमि मरा हुआ है उसमें भी नदी बहा सकते हैं कौन? कर्मवीर। आज बोल रहे हैं कि आज के काम को आज हल कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा पॉइंट लिखा आज के काम को कल। दोस्तों आज के काम को कल कौन करते हैं? दोस्तों आज के काम को कल कर्मवीर नहीं, आज के काम को जो कल करते हैं उसे दीर्घसूत्री कहा जाता है, उसे दीर्घसूत्री कहा जाता है। लेकिन आज के काम को
जो आज कर देते हैं उसे कर्मवीर कहा जाता है। नो बहाना, नो प्रॉब्लम, वो होते हैं कर्मवीर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे का पॉइंट है कि कर्मवीर धन संग्रह, यानी कर्मवीर धन को इकट्ठा करते हैं कैसे, लूट कर, चोरी करके, कैसे करके, तो दोस्तों परिश्रम से, मेहनत करके। तो दोस्तों यहां से कर्मवीर खत्म। देखते हैं अब चौथा चैप्टर जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। दोस्तों ये भी चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों बाल गोविंद भगत, यहां से भी आपके एग्जाम में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। दोस्तों यहां से देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जा सकता है। दोस्तों पहला है लेखक। दोस्तों आपको पता है लेखक इसका कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे देख देख सकते हैं आप विद्या। विद्या का नाम क्या है, रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत क्या थे, तो मंझले कद के गोरे चिट्टे लोग थे ये बाल गोविंद भगत। भगत की उम्र क्या था, तो 60 से ऊपर, 60 से ऊपर इसकी उम्र होगी और सफेद बाल थे इसके। और बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी इन्हें साधु कहा जाता था। क्यों, ये आपके सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका रहन सहन से ये साधु लगते थे, लेकिन एक्चुअली ये साधु थे नहीं। दोस्तों आगे की पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों आगे की पॉइंट आपको दिख रहा है सिर पर। दोस्तों बाल गोविंद भगत जो थे वो सिर पर कबीर पंथियों की टोपी पहना करते थे। आगे है बाल गोविंद भगत यानी भगत जी जाड़े में काली कंबल ओढ़ते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत जो थे वो जाड़े में काली कंबल ओढ़ते थे। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस कलर के कंबल पहनते थे। दोस्तों कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आगे का पॉइंट है कि भगत, दोस्तों जो भगत है आपका यानी बाल गोविंद भगत के पुत्र, बाल गोविंद भगत के जो पुत्र हैं वो कैसा था, तो दोस्तों सुस्त बोदा था। यानी उसका पुत्र सुस्त और बोदा था और एक मात्र पुत्र था। मात्र एक ही पुत्र था बाल गोविंद भगत का जो कि सुस्त और बोदा था, जिसका इंतकाल हो गया था। भगत के पतोहू सुभग और सुशील थी। भगत का जो पुतोहू थी वो मतलब सुशील थी। आगे बोल रहा है बेटे की मृत्यु पर भगत क्या कर रहे थे, तो भगत खुशी में गाना गा रहे थे और आंगन के बीच में अपना मतलब धाम लगा दिए थे और वहीं पे बैठ करके भजन गा रहे थे। सभी जब ये कब गा रहे थे, जब उनके बेटा का मृत्यु हुआ था। तो दोस्तों मृत्यु पर ये गीत गा रहे थे। लोग देख करके हैरान थे कि इनका बेटा का इंतकाल हुआ है यानी मृत्यु हुआ है और ये गीत गा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, जबकि इसकी पुतोहू रो रही थी। और ये पुतोहू को बार बार समझाया करते थे कि पुतोहू रोने का दिन नहीं है, ये तो खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि मेरा जो बेटा है उसका आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गया है। इससे खुशी की बड़ी बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों ये सब फंडा था। आप इसे पढ़िएगा। जो बाल गोविंद भगत का जो ये क्या है, कविता है कि कहानी है, एक बार देख लेते हैं। रेखा चित्र है, तो दोस्तों इस रेखा चित्र को एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। बहुत ही इमोशनल रेखा चित्र है ये। आगे बोल रहा है कि भगत ने पतोहू से आग दिलाई बेटे को। बेटे का जब अंतिम संस्कार हुआ तो उस समय पतोहू से आग दिलाया था। भगत के साहब थे कबीर। भगत की प्रभाती शुरू होती थी कार्तिक में और खत्म होता था फागुन में। भगत ने पतोहू को भाई के साथ मैके भेजा। भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने 30 कोस पैदल चलकर जाता था। आगे की पॉइंट को देखते हैं दोस्त, समय नहीं है, बहुत ज्यादा समय हो रहा है। दोस्तों आगे है भगत के साहब का घर 4 कोस दूर था। दोस्तों भगत के जो साहब का घर था भगत के दूर से 4 कोस दूर था। आगे बोल रहा है आषाढ़ की रिमझिम में समुच्चा गांव खेतों में धान की रोपाई करने इकट्ठा हो जाते थे और उन खेतों में भगत भी जाते थे और लोगों को गीत गाकर सुनाते थे और लोगों को मजा आता था काम करने में। तो दोस्तों यहाँ से ये चैप्टर खत्म। अब देखते हैं चैप्टर 5। दोस्तों सुनाने को तो बहुत कुछ सुना सकते हैं लेकिन समय नहीं है दोस्त।
पांचवा चैप्टर है जो कि आपका है हुंड्रू का जलप्रपात। दोस्तों इसके लेखक हैं, हुंड्रू के जलप्रपात का जो लेखक है, इसका लेखक है कामता प्रसाद सिंह काम। इसका लेखक है कामता प्रसाद सिंह काम। विद्या का नाम यदि बात करें तो यात्रा वृतांत है। तो दोस्तों लेखक कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, उसी के दौरान इसे लिखा जाता है। दोस्तों छोटा नागपुर क्या है? तो स्वर्ग का एक टुकड़ा है। छोटा नागपुर क्या है? स्वर्ग का एक टुकड़ा है। आगे की पॉइंट को आप देख सकते हैं कि लेखक घूमने गए थे अगस्त के महीने में। लेखक जो घूमने गए थे वो अगस्त के महीने में गए थे। रांची से पुरुलिया वाले की दूरी, रांची से पुरुलिया वाली रोड की जो दूरी है वो 14 मील है, और पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी है 13 मील। दोस्तों पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी है 13 मील। तो इस प्रकार रांची से हुंड्रू रांची से हुंड्रू की कुल दूरी 27 मील हो जाता है। तो दोस्तों आप जा सकते हैं एक बार घूमने। ये रांची आपका झारखंड में पड़ता है। आगे की पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों आगे की पॉइंट आपके सामने आ चुका है। स्वर्ण रेखा से हुंड्रू की दूरी, स्वर्ण रेखा से हुंड्रू की दूरी 50 मील है। स्वर्ण रेखा नदी रांची यानी झारखंड में है। झरने की ऊंचाई 243 फुट है। झरने की ऊंचाई 243 फुट है, और झरने की जो पानी है वो 243 फुट ऊपर से गिरकर 20 फुट उछल जाता है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि झरने की पानी 243 फुट ऊपर से नीचे गिरता है तो 20 फुट ऊपर उछल जाता है। आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आगे की पॉइंट आपको नजर आ रहा है, हुंड्रू का जो पानी है वो चक्कर काटता है सांप की तरह। हुंड्रू का पानी सांप की तरह चक्कर काटता है। हुंड्रू का पानी छलांग भरता है हिरन की तरह। हुंड्रू का पानी छलांग भरता है हिरन की तरह। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 6 को। दोस्तों चैप्टर 6 के नाम मतलब चैप्टर 6 का जो नाम है वो है बिहारी के दोहे। दोस्तों चैप्टर 6 का नाम है बिहारी के दोहे। इसमें क्या क्या है और यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, हम एक बार देखते हैं। दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि इसका लेखक कौन है। तो दोस्तों लेखक है बिहारी। बिहारी के दोहे के लेखक हैं बिहारी। और बिहारी जो है वो किस काल के कवि हैं? रीति काल के। इसको नोट कीजिएगा, यही तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बिहारी किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के। आगे है विद्या। विद्या का नाम क्या है? कविता। यानी बिहारी के दोहे क्या है? कविता है। और बिहारी किस रस के कवि हैं? तो बिहारी जो है ना श्रृंगार रस के कवि हैं। कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा एवं सोना। कनक का अर्थ होता है धतूरा एवं सोना। आगे बोल रहा है बिहारी के दोहे, बिहारी के जो दोहे हैं वो कितने तरह के हैं? तो वो 3 तरह के हैं। बिहारी के दोहे कितने तरह के हैं? तो वो 3 तरह के हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है बिहारी के दोहे 3 तरह के हैं। आगे बोलता है रांचे का अर्थ होता है प्रसन्न यानी खुश। आगे बोलता है सच्चा व्यक्ति है, यानी बिहारी के अनुसार सच्चा व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों जिसका हृदय पवित्र हो, जिसका हृदय पवित्र हो, साफ सुथरा दिल वाला इंसान जो है ना, वो होता है सच्चा व्यक्ति। आगे बोलता है मनुष्य, यहाँ पे मुंह नहीं होगा, मनुष्य मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता गुण के बिना। दोस्तों मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता गुण के बिना, ये बिहारी का मानना है। आगे बोल रहा है सतसई काव्य ग्रंथ की रचना बिहारी ने की है। सतसई काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बिहारी ने की है। और आगे बोला नाम से जुड़ा होता है गुण। नाम से जुड़ा होता है गुण। दोस्तों आपका नाम तब ही होगा जब आपके पास कुछ अलग गुण होगा। दोस्तों दुनिया में इंसान विभिन्न तरह के होते हैं, लेकिन हर इंसान में ऊपर वाले कुछ अलग गुण देकर भेजते हैं। लेकिन कुछ इंसान आकर इस दुनिया में अपने टैलेंटेड को यानी अपने गुण को दिखाते हैं और उनका नाम इतिहास में आ जाता है। और कुछ लोग अपने गुण को छुपा कर रखते हैं, तो दोस्त वो छुपा ही रह जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। उन्हें दुनिया की याद नहीं करती, यानी ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाला। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे।
दोस्तों आगे आपका चैप्टर 7 है जिसका नाम है ठेस। दोस्तों ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठेस कहानी। सिरचन को तो आप भूले नहीं होंगे कि सिरचन के साथ क्या क्या हुआ था। बस देखेंगे आज अच्छी तरह से कि सिरचन के साथ क्या क्या हुआ था इस कहानी में। दोस्तों यहाँ से पहला पॉइंट कि इसका लेखक कौन है। लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। विद्या का नाम क्या है, कहानी है ये। मुख्य पात्र कौन है, सिरचन है। सिरचन को लोग, दोस्तों सिरचन को लोग क्या समझते थे, याद है आपको? सिरचन को लोग कामचोर, बेगार, बेकार, चटोर समझते थे। ठेस कहानी है दोस्तों, ठेस कहानी है आंचलिक, और ये कहानी कहाँ की है तो मिथिलांचल की है। सिरचन जाति का कारीगर था। सिरचन बनाते थे चीक, शीतलपाटी, कूस, आसानी, ये सभी बनाते थे। कौन? सिरचन। ठेस कहानी में पात्र की संख्या, दोस्तों ठेस कहानी में जो पात्रों की संख्या है वो 5 है, बट लेखक को छोड़कर। दोस्तों ठेस कहानी में पात्र की संख्या है, दोस्तों यहाँ पे पात्र होगा, पत्र लिखा हुआ है, मतलब पात्र की संख्या होगी 5 लेखक को छोड़कर। मोहर छाप वाली धोती का दाम कितना है? 8 रुपये। सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था? मानू ने। सिरचन ने बेपानी किया पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को। दोस्तों ये सब पॉइंट आप नोट कीजिएगा, हम धराधर बता रहे हैं ना। मानू कौन थी? तो दोस्तों मानू जो है लेखक की बहन थी। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक जो है वो क्या करते थे? तो सिरचन को बुलाने से पहले लेखक माँ से पूछते थे कि भोग क्या क्या लगेगा। दोस्तों ये कहानी आप एक बार पढ़ के देखिएगा, मजा आने वाला है आपको। आगे बोल रहा है कि सिरचन को स्टेशन पर लेखक ने देखा था। सिरचन को स्टेशन पर लेखक ने देखा था। जब सिरचन स्टेशन तक गया था मानू को वो चीक शीतल पाटी देने। आगे बोल रहा है सिरचन को स्टेशन पर सिरचन मानू को स्टेशन पर चीक शीतल पाटी दिया था। आगे देखते हैं अगला चैप्टर। दोस्तों ये हो गया खत्म, आगे की चैप्टर को देख सकते हैं। आगे है बच्चे की दुआ। दोस्तों ये आपका जो है बच्चे की दुआ कविता है, और यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो दोस्तों इस कविता के एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2-3 लाइन उठा करके आपके एग्जाम में दे देंगे और बोलेंगे इनका अर्थ लिखिए। फिलहाल इसका ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। दोस्तों पहला बच्चे की दुआ का जो लेखक है मोहम्मद इकबाल है। विद्या का नाम कविता है और इसे प्रार्थना गीत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक रहेगा दोस्त, किसी एक को ही टिक मारना है, दोनों कभी भी नहीं रहेगा ऑप्शन में। बच्चे की तुलना की गई है। दोस्तों बच्चे की तुलना किससे की गई है? दोस्तों बच्चे की जो तुलना है वो फूलों से की गई है। अल्लाह और ईश्वर में फर्क है? नहीं है दोस्तों, अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। जीनत का अर्थ होता है, दोस्तों जीनत का अर्थ शोभा होता है। नेक का अर्थ क्या होता है? अच्छा होता है। नेक का अर्थ अच्छा। आगे कविता को उर्दू में क्या कहते हैं? दोस्तों कविता को उर्दू में नज्म कहते हैं। इल्म का अर्थ होता है शिक्षा। हिमायत का अर्थ होता है भलाई करना। लब का अर्थ होता है होंठ। बच्चे की तमन्ना है, दोस्तों बच्चे की तमन्ना है वो इंसान बनने की। दोस्तों चैप्टर नंबर 9 जो आपके सामने आ चुका है, इसका नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। दोस्तों बहुत ही खतरनाक आदमी है अशोक, जिन्होंने अपने 99 भाई का कत्ल करके सिंहासन पर बैठा था। दोस्तों इसके जो दादा है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके पिता बिंदुसार इसके पिता हुए, और इसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश का अंतिम शासक है अशोक। दोस्तों अशोक के बारे में इस आपके जो ये है क्या बोलते हैं अशोक का शस्त्र त्याग, इसमें देखेंगे हम लोग। ये जो एकांकी है, एकांकी में अशोक के बारे में पढ़ेंगे कि अशोक इतना खतरनाक इंसान था, लेकिन फिर भी इन्होंने
शस्त्र को त्याग दिया, यानी लड़ाई करना छोड़ दिया हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? दोस्तों वो कहानी क्यों के बारे में तो जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके पॉइंट बनेंगे ऑब्जेक्टिव का उन्हें देखेंगे। तो दोस्तों पहला है आपके पास कि लेखक लेखक कौन है इनके, तो बंशीधर श्रीवास्तव। विद्या का नाम क्या है? एकांकी है। कलिंग युद्ध 4 सालों से चल रहा था। कलिंग की राजकुमारी पद्मा थी। दोस्तों कलिंग की राजकुमारी पद्मा थी। आगे देखा जाए दोस्तों, आगे है कि आपके पास मगध का राजा कौन था? कलिंग की राजकुमारी पद्मा थी। मगध का राजा कौन था? अशोक, जो कि बौद्ध धर्म को अपनाया था बाद में। दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। शस्त्र का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में लेकर चलाने वाला हथियार। हाथ में लेकर चलाने वाला हथियार को शस्त्र बोलते हैं। अस्त्र का अर्थ क्या होता है? दोस्तों फेंक कर चलाने वाला हथियार। आगे बोल रहा है अशोक का सेना पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। दोस्तों यहाँ पे पद्मा और अशोक के बीच में युद्ध होने को होता है, लेकिन अशोक पद्मा के साथ युद्ध करना नहीं चाहता है, क्योंकि पद्मा एक स्त्री होती है। और अशोक का मानना मतलब अशोक अपने शास्त्र में पढ़ा था कि स्त्री पे वार नहीं करना है। तो दोस्तों अशोक ने बहुत सारे लोगों की जान ली, लेकिन पद्मा से हार मानकर युद्ध करना छोड़ दिया हमेशा हमेशा के लिए, और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म सत्य और अहिंसा पे विश्वास करते हैं दोस्त, जो कि गांधी जी से जुड़ा हुआ है। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 10। दोस्तों चैप्टर 10 आपके सामने है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसके यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे इन्हें हम एक बार देख लेते हैं फटाफट क्या क्या बनेंगे। दोस्तों इसका पहले लेखक होंगे कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। इसका विद्या का नाम है निबंध, ये निबंध है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। अनोखा वरदान कहा गया ईर्ष्या को। दोस्तों अनोखा वरदान किसे कहा गया? ईर्ष्या को। वकील साहब ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं दोस्त। वकील साहब को बीमा एजेंट कंपनी वाले से ईर्ष्या हो गया था, यानी जलन हो गया था। आगे बोल रहा है वकील साहब जलते थे बीमा एजेंट कंपनी वाले से। भलाई करने वालों की निंदा होती है, ये कहा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भला तुम्हारी निंदा वही करेगी जिसकी तुमने भलाई की है, ये कहा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आगे बोला है निंदक बाजार की मक्खियां है, यानी जो व्यक्ति निंदा करते हैं ना वो बाजार की मक्खियां है, ये बात नीत्शे ने कहा था। दोस्तों चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर। दोस्तों अगला चैप्टर आपके सामने आ चुका है, जिसका नाम है कबीर के पद। दोस्तों कबीर के पद के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इसका लेखक है कबीर दास, यानी संत है। दोस्तों जो कबीर दास है वो क्या है? संत हैं। तो दोस्तों हाँ संत हैं। तो दोस्तों अगला है मतलब विद्या। तो दोस्तों विद्या क्या है? कबीर के पद। कबीर के पद कविता है। आगे बोल रहे कबीर थे, तो दोस्तों कबीर क्या थे? निर्गुणवादी थे। आगे की पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों कबीर ने ईश्वर का निवास, कबीर ने ईश्वर का निवास यानी ईश्वर कहाँ मिलता है? मंदिर में, मस्जिद में कहाँ मिलता है? तो कबीर ने ईश्वर का निवास हृदय में बताया था कि जो ईश्वर है हमारा वो तो हृदय में निवास करता है। कबीर ने विरोध किया था बाह आडंबरों को। बाह आडंबर को जो कबीर दास है उन्होंने विरोध किया था। बाह आडंबर का मतलब हुआ जो कि बाहरी दिखावा करते हैं। 5 टाइम मस्जिद जाते हैं, 5 टाइम मंदिर जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम तो बड़ा भक्त हैं, बहुत बड़ा मौलवी हैं। तो दोस्तों ये बाह आडंबर में आते हैं। दोस्तों सच्चा दिल से मतलब जो ईश्वर को याद किया जाता है वो तो दिल में है दोस्त, यानी ईश्वर का निवास तो धड़कन में है, हृदय में है। मंदिर मस्जिद तो दिखावा है। ये सारे इस कविता में कहा गया है। आगे की पॉइंट है कि कबीर का स्वभाव कैसा था? अक्कर था। दोस्तों कबीर का जो स्वभाव था वो अक्कर था। आगे बोलता है कबीर कवि थे। दोस्तों कबीर कवि थे भक्ति काल के कवि थे और निर्गुण कवि थे।
निर्गुणवादी थे। आगे है कबीर की भाषा थी। तो दोस्तों कबीर की भाषा कैसी थी? सधुक्कड़ी थी भाषा, सधुक्कड़ी भाषा थी। आगे की पॉइंट को आप देख सकते हैं। कबीर सच्चा व्यक्ति माना। दोस्तों कबीर सच्चा व्यक्ति किसे माना? तो वह व्यक्ति जो मानव की सेवा करता हो उसे सच्चा व्यक्ति माना कबीरदास ने। आगे कह रहा मोको का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मोको का अर्थ होता है मुझको, और मोको शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो ईश्वर के लिए किया गया था। इसमें एक लाइन कहा गया था कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो ऐसे कुछ लाइन था। तो दोस्तों मोको कहाँ ढूंढे बंदे यानी मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, हम तो तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे हृदय में हैं, तुम मुझे ढूंढने क्यों जाते हो मंदिर मस्जिद में, हम तो तुम्हारे पास में है, बस दिल से याद करो। तो दोस्तों मोको शब्द का जो अर्थ है वो होता है मुझको, और मुझको किसके लिए प्रयोग किया गया था, यानी मोको, मोको किसके लिए प्रयोग किया गया था? ईश्वर के लिए। आगे है कागज। कागज का अर्थ क्या होता है? दोस्तों कागज का अर्थ होता है कागज। आगे देखते हैं दोस्त, समय नहीं है। आगे है आपके पास, आगे है विक्रमशिला, 12वां चैप्टर है दोस्त विक्रमशिला, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से बहुत सारा जीके टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें आप एक बार देख लीजिए। दोस्तों पहला पॉइंट है यहाँ पे लेखक। दोस्तों इसके लेखक कौन है? पापू बिसह। विक्रमशिला के लेखक कौन है? पापू बिसह। इसका मतलब हुआ पाठ्य पुस्तक विकास समिति, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। आगे आगे पॉइंट को देखते हैं दोस्त। विद्या, विद्या क्या है? तो दोस्त निबंध है। विद्या का नाम क्या है? निबंध। दोस्तों आगे की पॉइंट को दिखाने का प्रयास करते हैं दोस्त। आगे है कि शिक्षा का केंद्र बना। दोस्तों विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र कब बना था? तो दोस्तों बौद्ध काल में बना था शिक्षा का केंद्र। आगे है विक्रमशिला को सर्वनाश किया। दोस्तों विक्रमशिला एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था दोस्त, विक्रमशिला एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जो कि शिक्षा का केंद्र था, लेकिन तुर्कों ने 13वीं सदी में विक्रमशिला को सर्वनाश कर दिया। दोस्तों बम बम फेंककर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाश कर दिया तुर्कों ने। आगे बोलता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो राजा धर्मपाल ने किया था। कब किया था? तो 8वीं सदी में किया था। दोस्तों 8वीं सदी में स्थापना किया, और 13वीं सदी में जो है 13वीं सदी में तुर्कों ने उसे सर्वनाश कर दिया। आगे की पॉइंट को दिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आगे का पॉइंट देख सकते हैं कि इसमें छात्रों की संख्या, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी थी? 10,000। दोस्तों छात्रों की संख्या 10,000, और इसमें शिक्षकों की संख्या यानी अध्यापक की संख्या 1,000 थी। दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 10,000, और शिक्षकों की संख्या यानी अध्यापक की संख्या कितनी थी? 1,000। आगे बोल रहा है इसमें विद्यालय की संख्या। दोस्तों विक्रमशिला तो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, तो दोस्तों इसमें विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसमें विश्वविद्यालय की संख्या 5 थी। दोस्तों 5 विश्वविद्यालय से मिलकर के विक्रमशिला बना था। आगे की पॉइंट आप देख सकते हैं विक्रमशिला विद्यालय में गेट की संख्या। दोस्तों दरवाजा जो होता है गेट जहां से प्रवेश करता है, तो दोस्तों गेट की संख्या कितनी थी? तो वो 6 थी। आगे की पॉइंट को दिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। विक्रमशिला है, दोस्तों विक्रमशिला क्या है? विश्वविद्यालय है जो कि शिक्षा का केंद्र है, और यहाँ पे जो शिक्षा दिया जाता है वो संस्कृत भाषा में दिया जाता है। आगे है विक्रमशिला एशिया का ज्ञान स्रोत कब बना? विक्रमशिला एशिया का ज्ञान स्रोत कब बना? तो 10वीं-11वीं सदी में एशिया के लिए ज्ञान का स्रोत बना,
विक्रमशिला। लेकिन 13वीं शताब्दी में, लेकिन जो आपका 13वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी में तुर्कों ने इसे सर्वनाश कर दिया। आगे बोल रहा है, तबाकत ए नासरी के लेखक कौन है? धर्मस्वामी। तबाकत ए नासरी के लेखक कौन है? धर्मस्वामी। तो दोस्तों विक्रमशिला से ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपके मैट्रिक एग्जाम में उर्दू वाले के लिए, जिसे नॉन हिंदी पूछा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बस चैप्टर 12 तक ही देख पाए। दोस्तों एक पार्ट और बना देंगे जिसमें चैप्टर 13 से चैप्टर 23 तक का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, इसी तरह जिस तरह से अभी देखे। दोस्त वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ज्यादा, इसीलिए इसको यहीं पे रोक देते हैं। इसका पार्ट 2 हम अभी तुरंत इस वीडियो को अपलोड करने के बाद इसका पार्ट 2 बनाकर अपलोड कर देंगे। और आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्त मिलेंगे हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन बाय बाय कहने से नहीं दोस्त, इसमें जो भी पॉइंट बताया गया उन्हें आप याद कीजिएगा, तब हम जाएंगे। दोस्तों चलते हैं, अब पढ़ाई में लगे रहिए और तैयारी कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। चलिए चलते हैं अब, बाय बाय, टाटा।